जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर एक फैसला प्रशासन का, सरकार का एक बड़े राजनीतिक तूफान के तौर पर सामने आ रहा है। ममता बनर्जी के लंबे शासन, 15 साल के शासन के बाद सत्ता में आई है बीजेपी, और शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार अपने कोर एजेंडे को अब जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। एनक्रोचमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। मदरसों में वंदे मातरम को जरूरी किया जा रहा है, और अब बकरीद को लेकर के नए गाइडलाइन सामने आ गए हैं। जाहिर है इन फैसलों के बाद अब सियासी भूचाल आया हुआ है। हुमायूं कबीर ने तो सीधे चुनौती दे दी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी सड़क पर भी उतरी और हाईकोर्ट भी पहुंच गई। लेकिन मुस्लिम समाज का क्या रिएक्शन है, यह सबसे अहम है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम समझते हैं कि किसी सियासी दलील या चश्मे से नहीं, बल्कि भारत का संविधान, कोर्ट के फैसले और पश्चिम बंगाल में जो कानून है, ये सब क्या बताते हैं, और सबसे अहम मुस्लिम समाज क्या बताता है, और ये सरकार के फैसले क्या बताते हैं, इनके क्या मायने हैं, मकसद है, क्या बताए जा रहे हैं, ये सब कुछ समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट में अपनी राय हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस सब से हमें बड़ी मदद मिलती है। तो अब बात शुरू करते हैं कि ये जो चिंगारी अब भड़की है, वो बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का संकल्प लेने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान से, जिन्होंने शुभेंदु सरकार को खुली चुनौती दे दी। कबीर ने साफ कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बकरीद पर पारंपरिक रूप से दी जाने वाली तमाम मवेशियों की कुर्बानी जारी रहेगी। इसे कोई सरकारी आदेश नहीं रोक सकता। और इसी के बाद से सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस चुनौती पर बीजेपी ने भी तेवर कड़े कर लिए। बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले, अगर कोई भी इसको नहीं मानते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं कानून का या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो फिर सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे, यानी सियासी टकराव के हालात। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों से अलग अब बात कर लेते हैं एक बार उस कानून की जिसका हवाला शुभेंदु सरकार दे रही है। सरकार कह रही है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, जो 1950 का बना कानून है, उसे ही सिर्फ सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो क्या पिछले दिनों इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा था? 34 साल लेफ्ट पार्टीज की सरकार रही, 15 साल ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रही, तो क्या इस दौरान लगभग 50 सालों में इसे लागू नहीं किया गया? और अब शुभेंदु सरकार क्या इसे सख्ती से लागू कर रही है तो इसलिए विरोध है, या फिर ये इस सरकार का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है? तो एक बार कानून समझ लेते हैं कि कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक केवल उन्हीं मवेशियों जैसे कि सांड, बैल, गाय, भैंस का वध किया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो और जो काम करने के लायक नहीं बचा हो, जो इतना स्वस्थ नहीं हो कि उससे कोई काम लिया जा सके, या जो प्रजनन के योग्य न रह गया हो। अब एक ये दूसरी बात है इस कानून में, जो 1950 का कानून है, क्या कहता है कि इसके लिए भी कि क्या ये स्लॉटर के लिए फिट है, क्या ये अब बाकी काम के लायक नहीं है, क्या 14 साल से ज्यादा की उम्र है, इसके लिए ये कौन बताएगा? तो इसके लिए वेटरनरी ऑफिसर से फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना होता है। यह भी यह कानून बताता है। देखिए,
बहुत तरह की भ्रांतियां होती हैं, बहुत तरह के कंफ्यूजन फैलाए जाते हैं, राजनीति में नैरेटिव बनते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जाता है और लोगों के बीच इससे कंफ्यूजन फैलता है और फिर आपसी टकराव पैदा होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि सही क्या है, ताकि समाज में आपसी भाईचारे को सियासत तोड़ने की कोशिश करता है, उससे हमें बचना चाहिए और इसके लिए सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये दो बातें मैंने बताई कि एक कुछ कंडीशन दिए हैं कि किस पशु का वध किया जा सकता है, वो 14 साल से उम्र ज्यादा हो, काम के लायक नहीं हो, प्रजनन के लायक नहीं हो। दूसरी बात कि इसके लिए फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना होता है और तीसरी बात खुले में वध पर जो रोक है, तो यह भी है इस कानून का हिस्सा कि किसी भी सार्वजनिक जगह जैसे सड़कों में, खुले मैदानों में इन मवेशियों की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, बैन रहेगी। यह भी यह कानून बताता है। कानून आगे कहता है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों ही हो सकता है, जेल और जुर्माना। अब इस कानून को भी चुनौती पीछे दी गई थी और इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और 1994 में वहां सुप्रीम कोर्ट से भी ऐतिहासिक फैसला आया था। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहिड़ी का यह मामला है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, इस कानून को चुनौती देने वाला, इस मुद्दे को कानून तक ले जाने, अदालत तक ले जाने वाला। और इसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था 1994 में कि बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी देना इस्लाम धर्म का कोई जरूरी, अनिवार्य या फिर अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है गाय की कुर्बानी देना। अदालत ने कहा था कि चूंकि इसके विकल्प मौजूद हैं, यानी कि गाय के अलावा दूसरे पशुओं की कुर्बानी दी जा सकती है, इसीलिए आर्थिक या धार्मिक आधार पर गौवध की छूट नहीं दी जा सकती। अब इसी कानूनी दलील के सामने जब ये शुभेंदु सरकार ने इस कानून का हवाला दिया और वही सारी चीजें लागू की, तो सियासी भूचाल आया। हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया, कहा कि वध तो जारी रहेगा और कयामत के दिन तक जारी रहेगा। और विपक्षी पार्टी जो है टीएमसी, वो सीधे अदालत पहुंच गई ये कहते हुए कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है। अब देखिए दोस्तों, इसके नैरेटिव बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये देश आखिरकार संविधान से चलता है और कानून से चलता है। इसीलिए सैकड़ों सालों से, और या आजादी के बाद से कह लें, हिंदू मुसलमान एक साथ इस देश में रह रहे हैं आपसी भाईचारे के साथ। लेकिन राजनीति को बंटवारे की जरूरत होती है। वो हमेशा हर मुद्दे को जहां भी मौका मिले बांटने की कोशिश करता है और इसी तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है। तो अब क्या आज बताया गया कि संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म के पालन और उसके रीति रिवाजों की स्वतंत्रता देता है। और इसी का हवाला देते हुए टीएमसी कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गई। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा खुद हाईकोर्ट में अपीयर हुई और पैरवी की कि ये जो शुभेंदु सरकार पुराने कानून का हवाला दे करके अब तमाम ये बंदिशें लगा रही है, ये आर्टिकल 19 का यानी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट में तर्क दिया गया कि अचानक इतने कड़े प्रतिबंध लगाने से सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं प्रभावित होंगी। तो यहां पर टीएमसी का क्या रुख नजर आता है? टीएमसी अपने मुस्लिम समर्थकों को अपने पाले में करने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए अपने साथ, जिसको मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं सियासत में, इस पूरे कानून को नया मामला बता दिया। जबकि 1994 का हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 1950 का यह कानून है।
पिछले दिनों इसको लागू नहीं किया गया, अब इस सरकार ने लागू कर दिया। तो कोलकाता हाईकोर्ट में और समाज में सड़क पर यह कहा टीएमसी ने कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में जब यह दलील दी गई तो टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। फिर से एक बार हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जैसा पहले भी किया था, सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज किया था। टीएमसी की इस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने जो पुराना 1994 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आशुतोष लाहिड़ी, उस मामले में जो तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी तरह का फैसला फिर आज दे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी देना इस्लाम धर्म का कोई अनिवार्य या जरूरी हिस्सा नहीं है। बाकी जानवरों की कुर्बानी दी जाए, लेकिन गाय की अगर नहीं दी जाए तो इससे धर्म की उपासना की जो स्वतंत्रता है वो बाधित नहीं होती है। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे समाज के एक बड़े तबके यानी कि हिंदू समुदाय के बहुत सारे लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। तो बिना गाय के भी कुर्बानी दी जा सकती है बाकी जानवरों की, और गाय का नहीं दिए जाने से यह पर्व नहीं मनाया जा सकता, ऐसा नहीं है। यह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है कि गाय की ही कुर्बानी दी जाए। तो यह तो कानून की बातें हो गई और हाईकोर्ट का फैसला हो गया फिर आज का। अब मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है पश्चिम बंगाल में, तो इसको लेकर के भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं जो अपने आप में दिलचस्प है। एक तरफ हुमायूं कबीर ने इसको क्या कहा, मैंने बताया, सीधे चुनौती दे दी, कहा कि कयामत के दिन तक कुर्बानी होगी और हर जानवर की कुर्बानी होगी। उन्होंने गाय का भी नाम लिया और कई राजनीतिक दलों ने इसको चुनिंदा निशाना बनाने की सियासत कही, टारगेटेड एक्शन बताया, बुलडोजर पॉलिटिक्स बताया, यानी भड़काने की पूरी कोशिश नजर आ रही है। लेकिन देखिए जमीनी स्तर पर खुद मुस्लिम समाज की तरफ से एक बड़ा उदाहरण सामने आया और वो मेलजोल वाले का उदाहरण सामने आया। शुभेंदु सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया कि सड़कों को ब्लॉक करके कोई धार्मिक गतिविधि या नमाज नहीं होगी। इसको लेकर के भी बड़ा बवाल हुआ है। इस पर कोलकाता की ऐतिहासिक नखोदा मस्जिद के इमाम कासमी मौलाना साहब हैं, कासमी मौलाना शफीक उनका नाम है। तो इमाम कासमी मौलाना शफीक ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सड़क वाकई चलने के लिए होता है, उसको ब्लॉक करके नमाज पढ़ना सही नहीं मैं मानता, और इस मामले में वो सरकार के फैसले के साथ हैं। जाहिर है उन्होंने ये बयान दे करके समाज में टकराव के हालात को खत्म करने की कोशिश की है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने के फैसले का अगर मुस्लिम धर्मगुरु स्वागत करते हैं तो जाहिर है कि वो कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की बात कह रहे हैं और समुदाय से सहयोग करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। तो राजनीति जो बांटने की कोशिश कर रहा है, सियासत जो बखेड़ा खड़े करने की कोशिश कर रहा है, धर्मगुरु इमाम इसके उलट कह रहे हैं कि नहीं, ये टकराव का मुद्दा नहीं है, सड़क पर ही जाकर के नमाज पढ़ें ये जरूरी नहीं है, इसके लिए नियत जगह हैं वहां पर पढ़े जा सकते हैं। अगर ये सरकार फैसला कर रही है तो इसमें हम साथ हैं, इसमें पूरे समुदाय को साथ आना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि जब मदरसों में वंदे मातरम या अवैध निर्माण के नाम पर होने वाली कार्रवाइयों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो क्या बंगाल सरकार की ये फैसले तुष्टीकरण के खिलाफ है, उसको खत्म करने के लिए है, या फिर अपने एजेंडे के तहत बंटवारे के लिए है? इस पर भी बहस है कि वंदे मातरम को अनिवार्य क्यों। तो सरकार का दावा है कि पहले की सरकारों की वोट बैंक पॉलिटिक्स को खत्म करके कानून का राज स्थापित करने की ये उसकी कोशिश है, और इसीलिए योगी मॉडल की तर्ज पर एक्शन लिया जा रहा है, जैसे अवैध बूचड़खानों और तस्करी पर पूरा प्रतिबंध। अब इसके पीछे क्या सरकार तर्क दे रही है कि सरकार कह रही है, शुभेंदु सरकार कह रही है कि जब तक राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक बंगाल में
बाहरी निवेश नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कंपनियां नहीं आएंगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं पैदा होगा। इसकी वजह से बंगाल में, पश्चिम बंगाल से बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। हर महानगर में पश्चिम बंगाल के लोग घरों में काम करते आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे काम, गरीबी में जीने को मजबूर, अपने घर बार को छोड़ करके चंद हजार रुपयों के लिए दूर देश में जाने के लिए मजबूर पूरा का पूरा परिवार माइग्रेट कर रहा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। वहां के हाथ, वहां के लोग शहरों में चले जा रहे हैं, तो वहां काम करने के लिए कोई नहीं है, तो वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो ये साइकिल बन रहा है, क्योंकि वहां पर काम नहीं है तो लोग मजबूरन बाहर जा रहे हैं, वहां से बाहर चले जा रहे हैं तो वहां पर काम करना भी हो, शुरू भी करना हो तो हाथ नहीं है काम करने के लिए। तो इसके लिए निवेश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और माहौल को ठीक करना होगा। और उस माहौल को ठीक करने का यह सरकार हिस्सा बता रही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वंदे मातरम को गाने से या न गाने से क्या माहौल खराब होगा या बेहतर होगा? यह एक विवादित सवाल है। इसको लेकर के एक नया कानून केंद्र की तरफ से बना है जो कहता है कि आदेश देता है कि सभी शिक्षा संस्थानों में, मदरसा ही नहीं, तमाम स्कूलों में, हर जगह पर शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही गाए जाएं, जिससे देश में, लोगों के मन में, बच्चों के मन में बचपन से देशभक्ति की भावना आएगी। और देशभक्ति की भावना जरूरी होती है, क्योंकि देशभक्ति की भावना अगर नहीं हो तो फिर देश हमारा है, इस देश को हमें बेहतर बनाना है, इसी देश में रहते हुए हमें सुरक्षा मिलती है, दुश्मनों को देश की ताकत दूर रखता है। वरना आज की दुनिया में आप देख रहे हैं सभी एक दूसरे पर कब्जा करने की होड़ में है। चीन लगातार देश में की सीमा को खिसकाने की कोशिशों में जुटा रहता है, पाकिस्तान तरह तरह से हमले करता रहता है, अमेरिका कभी ईरान पर जाकर हमले कर देता है। तो यह देश की ताकत अगर एकजुट रहे तो देश मजबूत रहेगा और उसके लिए भावना देशभक्ति की होनी चाहिए। लेकिन इसको सियासत का हथियार नहीं बनाया जा सकता। दिक्कत वहां से पैदा होती है जब सियासी फायदे के लिए, नफा नुकसान के लिए इन मुद्दों को उठाया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में है, उसके तहत सरकार के पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने का पूरा अधिकार है और नागरिकों के पास शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का, अदालत तक जाने का भी पूरा संवैधानिक अधिकार है। तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे केवल बवाल के चश्मे से देखा जाना चाहिए या फिर एक निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है? एक राज्य की सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्कृति के शिफ्ट होने की भी यह कहानी है, जहां पहले जो अघोषित रियासतें थी, रियायतें थी, वो अब सख्त कानून के दायरे में आ रही हैं। तो पहले अगर रियायत दी जा रही थी तो उसका भी मकसद सियासत था, और अब अगर उनको कानून के दायरे में लाया जा रहा है तो वहां भी कहीं ना कहीं सियासत है। लेकिन इसमें जागना समाज को होगा, लोगों को जागना होगा। आने वाली 26 मई को बकरीद के दिन यह साफ हो जाएगा कि क्या बंगाल का प्रशासन इस संवेदनशील कानून को बिना किसी टकराव के लागू कर पाता है या फिर यह मुद्दा आने वाले वक्त में एक नए कानूनी, सामाजिक और सियासी विवाद को पैदा करेगा। तो आपकी नजर में कौन सही और कौन गलत है? कौन सियासत कर रहा है और कौन बेहतरी की कोशिश कर रहा है? कौन संविधान को तोड़ रहा है और कौन संविधान की रक्षा कर रहा है? आप अपनी राय बेबाक हमें बताइए कमेंट में दोस्तों। और ये जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने कोशिश की है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आपके सामने इस मुद्दे पर रखूं। तो अगर आपको ये सही लगी है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।